भाई मृदा आपके स्थल मंडल का या मैं कहूँ क्रस्ट का वो हिस्सा है जिसकी अपनी एक जैविक उत्पादकता होती है। ये सॉइल है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है बच्चा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। तो इसमें से अगर परसेंटेज वाइज देखो सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी सॉइल है? इंसेप्टिसॉल है। पर्वतीय क्षेत्रों पर पर्वतीय और वन मृदा, उत्तर भारत के मैदान पे जलोढ़ मृदा, मरुस्थलीय क्षेत्र में शुष्क मृदा, दक्कन लावा पठार पे ब्लैक सॉइल, उसके अलावा जो प्रायद्वीपीय पठार है उत्तर पूर्वी भारत का जो क्षेत्र बच गया वहां पे लाल और पीली मृदा। वो क्षेत्र जहां पे 150-200 सेंटीमीटर ज्यादा के आसपास वर्षा हो रही है, लीचिंग का प्रोसेस हो रहा है, वहां पे लेटराइट सॉइल है। बात ही खत्म हो गई। तो कहते जहां भूमि पर जनसंख्या का दबाव बहुत ज्यादा होता है, इसमें जैव रासायनिक निवेश और सिंचाई का उपयोग करते हैं। तो साल भर के करंट अफेयर में ऐसी 2-4 फसलें जो आपको लग रहा है काफी ज्यादा इस बार हॉट न्यूज में रही है, तो उनके बारे में बस 2-3 पॉइंट आप लिख लेना। हेलो स्टूडेंट, पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के इस यूट्यूब चैनल पे मैं नवीन तंवर आप सभी का स्वागत करता हूं। टॉपिक आपको पता है आज का है भारत में मृदा एवं कृषि। और अगर मैं आप सभी लोगों से पूछूं कि मुझे कमेंट सेक्शन में रिप्लाई दीजिए कि भारत की सबसे ज़्यादा उपजाऊ मृदा कौन सी है, तो मुझे यकीन है आप सभी बच्चों का जवाब होगा जलोढ़ मृदा। तो जलोढ़ मृदा के अलावा भी इस देश में विभिन्न प्रकार की मृदाएं पाई जाती है, उनकी अपनी अपनी विशेषता भी है। और अगर मैं मृदा को भारत के भूगोल की आत्मा कहूं, तो आज का ये टॉपिक भारत की भौगोलिक आत्मा और कृषि अर्थव्यवस्था के बीच में एक सेतु की तरह काम करेगा, जिसमें हम भारत की मृदा के बारे में और साथ के साथ कृषि के जो पैटर्न है, विभिन्न प्रकार की कृषि फसलों पे हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे भारत की मृदा के ऊपर। बच्चा, मृदा आप जैसे थोड़ा समझते हैं ना, मृदा क्या है? भाई मृदा आपके स्थल मंडल का या मैं कहूं क्रस्ट का वो हिस्सा है जहां पे जिसकी अपनी एक जैविक उत्पादकता होती है, जिसमें आप क्या कर सकते हो बच्चा? जिसमें वेजिटेशन ग्रो कर सकती है, वो विभिन्न प्रकार की फसलें उग सकती है। तो मृदा बनती कैसे है? मृदा बनने का जो प्रक्रम है या जो पूरा प्रोसेस है वो काफी एक लंबा प्रोसेस है। और कहा जाता है कि मृदा की ऊपर की कुछ सेंटीमीटर्स की लेयर को डेवलप होने में हजारों साल लग जाते हैं। इसलिए अगर मृदा का क्षरण भी होता है तो वो एक बड़ी समस्या है, क्योंकि जो मृदा क्षरित हो जाएगी उसको वापस से उसकी पुरानी स्थिति में पहुंचाना है ना, उसको रीस्टोर करना एक काफी कठिन कार्य है। तो मृदा क्षरण कोई सामान्य मुद्दा नहीं है। मृदा अगर क्षरित होती है तो वो सभी लोग या मैं कहूं पूरा हमारा इकोसिस्टम, अगर स्थलीय पारितंत्र की बात करें तो वो सॉइल की प्रोडक्टिविटी पे ही टिका हुआ है। तो मृदा का क्षरण न केवल इंसानों के लिए खाद्य असुरक्षा की स्थिति पैदा करेगा, बल्कि पूरा जो हमारा इकोसिस्टम है उसके लिए भी एक चिंतनीय विषय हो जाएगा अगर वो मृदा क्षरित होती है। तो मृदा को बच्चा देखेंगे, अगर हम आपने खेत में गए होंगे या कभी किसी मैदान में आपने कोई सॉइल देखी होगी, तो हमें मृदा का सबसे ये ऊपर वाला हिस्सा दिखता है जिसमें हम फसलें ग्रो कर रहे हैं। ओके, फसलें उग रही है या आपका कोई भी ट्री या कोई भी वेजिटेशन है, लेकिन वो मृदा काफी वेल डेवलप्ड है बच्चा, उसकी विभिन्न परतें हैं। तो टेक्निकली अगर उसको डिफाइन करें, सबसे ऊपर वाली लेयर को ओ लेयर ऑर्गेनिक है ना, उसके नीचे फिर ए है, उसके नीचे फिर बी है, फिर सी है, और सबसे नीचे कठोर चट्टाने हैं जिसको हम बेड रॉक कहते हैं। सबसे ऊपर वाली मृदा ही सबसे ज्यादा उपजाऊ मृदा होती है। मृदा की सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है टॉप सॉइल होती है बच्चा ये। तो इसी से ही आपकी और हमारी या पूरे पारितंत्र की जो उत्पादकता है, स्थलीय पारितंत्र की उत्पादकता मृदा की ऊपरी लेयर से तय होती है। तो पहले ऐसा होता था बच्चा कि मृदा को हम मोटा मोटा जब क्लासिफिकेशन करते थे तो ये बोल देते थे कि जिस मृदा में कोई भी फसल उगाई जा सकती है, जिसके अंदर कोई भी उत्पादकता है, उसको हम उर्वरक या उर्वर मृदा बोल देते हैं, फर्टाइल सॉइल। और जिसकी उत्पादकता नहीं है या ना के बराबर है उसको हम बंजर बोल देते थे। लेकिन समय के साथ साथ हमारा विज्ञान आगे बढ़ा, प्रकृति की हमारी समझ आगे बढ़ी और हमें समझ में आया कि सिर्फ मृदा को उर्वर और अनउर्वर या बंजर श्रेणी में डालने मात्र से हमें मृदा की पूर्ण तस्वीर समझ में नहीं आएगी। हमें इसके मृदा के गुणों को समझना होगा,
मृदा कैसे निर्मित हुई, कौन से खनिज उसमें है, उस क्षेत्र की क्लाइमेट कैसी है, उस क्षेत्र की चट्टानें कैसी है, उस मृदा को डेवलप होने के लिए कितना समय मिला, इन सारी बातों से तय होगा उस सॉइल की क्वालिटी का। और बहुत सारे भौतिक, जैविक और रासायनिक प्रक्रियाएं सॉइल फॉर्मेशन में काम करती रहती है। तो फिर कुछ टेक्निकल हम क्लासिफिकेशन की ओर गए। एक बड़ा महत्वपूर्ण क्लासिफिकेशन है यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का, जिसको हम यूएसडीए कहते हैं, उसको हमने अडॉप्ट किया। वो थोड़ा टेक्निकल है। उसके बाद फिर हमने एक मृदा का सामान्य वर्गीकरण भी किया। तो जब हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे, इस टॉपिक को पढ़ते समय हमें क्या सावधानी रखनी है, यूपीएससी किस तरह का प्रश्न पूछेगा, ये समझ लेते हैं बच्चा। अगर ये सॉइल वाला टॉपिक है, ये सॉइल वाला टॉपिक है, मृदा वाला टॉपिक है, तो इस मृदा वाले टॉपिक को करेंगे कैसे? वही चार्ट फॉर्म में ही तैयार करेंगे बच्चा। सीरियल नंबर, 1 नंबर की मृदा, 2 नंबर मृदा, 3 नंबर, 4, 5, ऐसे देखते चले जाएंगे। फिर मृदा का प्रकार देख लेंगे। यहाँ पे सपोज करो आपने लिखा जलोढ़ मृदा, आपने लिखी काली मृदा, इस प्रकार से आपने लिखना शुरू किया। फिर उस मृदा की विशेषताएं क्या है, विशेषताएं के अंदर है ना, कौन कौन से खनिज है, नाइट्रोजन है, पोटाश है उसके अंदर, या और ह्यूमस की मात्रा है या नहीं, वो ऐसी विशेषताएं के बारे में 2, 3, 4 पॉइंट लिखेंगे। और फिर उसके बाद भारत में उसका वितरण हमें कहां देखने को मिलता है, या क्षेत्र क्या है। ओके, इसी तरीके से हमें पूरा टॉपिक करना है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे ही आएगा। मृदा के प्रकार, उस मृदा की विशेषता, और वो भारत के किस क्षेत्र में मिलते हैं। तो अगर आपको मेरा पुराना वाला लेक्चर याद होगा, मैंने भारत की जो प्राकृतिक वनस्पति है उस टॉपिक को भी आपको इसी फॉर्मेट में तैयार करने के लिए बोला था। हम जो भी पढ़ेंगे एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ेंगे बच्चा, और एग्जाम में हम उस नॉलेज को कैसे अच्छे से इस्तेमाल कर पाए, ये समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इस यूपीएससी की परीक्षा में। सिर्फ ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम पढ़ते जा रहे हैं, हमने पूरा ज्योग्राफी पढ़ लिया, हमने पूरा इकोनॉमी पढ़ लिया, हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ लिया, हिस्ट्री पढ़ लिया। अरे जो पढ़ा है क्या उसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस्तेमाल करना जानते हैं? ये अंडरस्टैंडिंग काफी ज्यादा मैटर करती है। ओके, तो मैं पहले ही आपको इसलिए सारी चीजें बता देता हूं कि आपको पता रहे कि इस टॉपिक में आपको कैसे आगे बढ़ना है, क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए, टॉपिक को हम कैसे कवर करें, प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से इसमें क्या ध्यान रखें, मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से हमें क्या याद रखना होगा। ये सारी बातें काफी महत्वपूर्ण हो जाती है बच्चा। तो आपको इसी तरह का चार्ट बनाना है, इसी तरह का चार्ट बनाओगे आप। अभी तो पढ़ लो एक बार मुझसे, और उसके बाद ये चार्ट बना के एक पेज में, जो भी आपका कॉपी का रजिस्टर है या जो भी है उसमें आप एक पेज में इसको पूरे को कवर करेंगे। ये हमारा पूरा अप्रोच रहने वाला है। थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव टाइप का लेक्चर है ना। तो इंफॉर्मेटिव है तो बस उसको सीखते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे। एक बार मेरे साथ पढ़ लोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। तो बात करते हैं सॉइल की। मैंने बताया सबसे ऊपर वाली जो ये सॉइल है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है बच्चा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। ओके चलो तो मृदा की डेफिनेशन अगर मैं कहूं, मृदा क्या होती है बच्चा, तो मृदा के अंदर बहुत सारे खनिज पदार्थ है बच्चा, है क्या? तो मृदा क्या है? शैल है, मलबा है, बहुत सारे जैव सामग्री का सम्मिश्रण है जो पृथ्वी की सबसे ऊपर वाली लेयर पे डेवलप होती है। अब मृदा बनेगी कैसे, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा कि सॉइल कैसी है। तो देखो, आप देखा होगा बच्चा, प्रायद्वीपीय पठार उसका एक अलग समुद्र तल से ऊंचाई है, गंगा के मैदान की अलग है, उत्तर भारत के मैदान की, तटीय क्षेत्र की अलग है, हिमालय क्षेत्र की स्थलाकृति अलग टाइप की है। तो जैसी स्थलाकृति उस पर फिर वैसे प्रोसेस भी काम करेंगे। पहाड़ी क्षेत्र है, ढलानी भाग है। भाई अगर आप हिमालयाज में हो तो ढलान है, ढलान है तो ढलान होने की वजह से क्या होगा, यहाँ सॉइल काफी ज्यादा डेप्थ में नहीं हो सकती। क्यों? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, वो ग्रेविटी के कारण नीचे की ओर क्या हो जाएगी बच्चा, उस पर ग्रेविटी काम करेगी और वो ज्यादा डेप्थ में नहीं हो पाएगी। फिर डिपेंड करता है कहाँ पे डेवलप हुई है। भाई अगर वो दक्कन के पठार पे डेवलप हुई है तो दक्कन के पठार पे तो लावा उद्गार भी देखने को मिला था, बेसाल्टिक लावा। तो उस सॉइल के अंदर आपको उस तरह के
प्रॉपर्टीज मिलेगी, कोस्टल एरिया की सॉइल की अलग प्रॉपर्टीज है, हिमालयाज में आपका फॉरेस्ट एरिया ज्यादा है तो उस सॉइल का गुण भी अलग हो जाएगा। तो वही कह रहे हैं कि उच्चावच कैसा है। पहली बात तो किस समुद्र तल से किस ऊंचाई पर डेवलप हुई है, प्लेन है, पठार है, हिली एरिया है, माउंटेनियस एरिया है, या कोस्टल एरिया है, या डेजर्ट एरिया है। उसके बाद जनक सामग्री किससे बनी है, क्योंकि भैया मृदा सॉइल, अगर मृदा यानी कि सॉइल डेवलप हुई होगी तो चट्टानों का अपक्षय अपरदन या क्षरण हुआ होगा, तो कौन सी चट्टानें, कायांतरित है, अवसादी है, आग्नेय है। फिर आग्नेय की भी अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। कायांतरित है तो किस प्रकार की कायांतरित चट्टान है उसकी बात करेंगे। उस क्षेत्र की जलवायु कैसी है, क्योंकि सॉइल को डेवलप करने में बच्चा हमारे अपक्षय और अपरदन का रोल है, और जलवायु किस क्षेत्र की कैसी जलवायु है उससे तय होगा कि अपक्षय और अपरदन की प्रक्रियाएं कौन सी होगी। उसके बाद क्योंकि उसमें बहुत सारा जैव पदार्थ भी होता है तो वहां का वेजिटेशन कवर कैसा है, या वहां की वेजिटेशन कैसी है, और अन्य जीव स्वरूप और समय। एक और इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चा समय। मैंने आपको बताया था मृदा की ऊपरी कुछ सेंटीमीटर की लेयर्स को डेवलप होने में सैकड़ों हजारों साल लग जाते हैं, तो सॉइल को डेवलप होने में समय लगता है। तो अगर इसी को मैं एक चार्ट से दिखाऊं तो इस जनक सामग्री, पहली बात चट्टान कैसी है, जनक सामग्री बोलेंगे हम उसको, पेरेंट मटेरियल। उसके बाद वहां की जलवायु, ये सब फैक्टर पैरेलल काम करते रहते हैं बच्चा। समय कितना मिला उसको, जीवन का स्वरूप कैसे है, जीव स्वरूप कैसे है वहां पे। उसके बाद वहां की वनस्पति कैसी है, और वहां का उच्चावच कैसा है। ये सब मिलके रोल प्ले करते हैं। देखो किसी क्षेत्र में बच्चा हो सकता है क्लाइमेट डोमिनेंट फैक्टर बन जाए, किसी क्षेत्र में हो सकता है पेरेंट मटेरियल डोमिनेंट बन जाए, किसी क्षेत्र में वेजिटेशन एक प्रमुख भूमिका निभा सकती है, लेकिन होगा इन्हीं जो हमारे ये मृदा उत्पत्ति के कारक है, इन्हीं का ही परिणाम है आपकी क्या, आपकी मृदा। सॉइल कैसी होगी, किस प्रकार की होगी, वो इन सब पे ही डिपेंड करने वाला है बच्चों। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान रखना बच्चा इसको। तो सॉइल आपने देखा होगा बच्चा, कभी सॉइल देखा होगा तो काफी आप देखो यहाँ बच्चा, सॉइल के अंदर बहुत सारी आपको लेयर्स देखने को मिलती है ना। ये देखो डिफरेंट डिफरेंट आपको देखने को मिल रहा है। तो मतलब बहुत सारे 36 संस्तर है सॉइल के अंदर, 36 संस्तर, बहुत सारे 36 संस्तर है, मतलब ऐसे आपको लेयर्स देखने को इसमें मिलने वाली है। तो मृदा के घटक, पहली बात उसमें क्या है, खनिज कण कौन से है, ह्यूमस कैसा है, जल और वायु क्या रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स ही मिलके फाइनल मृदा के टाइप को डिसाइड करेंगे। अब मृदा के टाइप कैसा हो बच्चा, है ना, मृदा का जो वर्गीकरण कैसा हो, इस वर्गीकरण के कई प्रयास हुए हैं। वर्गीकरण का जो सबसे महत्वपूर्ण प्रयास है वो जो संयुक्त राज्य अमेरिका का जो कृषि विभाग है उसने एक बड़ा बेहतरीन सॉइल क्लासिफिकेशन दिया। वो थोड़ा टेक्निकल भी है और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने उसको अडॉप्ट भी किया है, तो मैं उस पर बात करता हूं। ओके, एक थोड़ा ये डायग्राम देख लो एक बार आपने, मुझे उम्मीद है कि आप जब जियोमॉर्फोलॉजी या आपने ओशनोग्राफी पढ़ा होगा और वहां पे निक्षेप की बात करी होगी, डिपॉजिट्स की बात करी होगी, वहां पे आपने बच्चा सिल्ट के बारे में अवश्य पढ़ा होगा। सिल्ट क्या होता है, रेत क्या होता है, उसमें होता है ना जिन कणों का साइज इतने मिलीमीटर से इतने मिलीमीटर तक होता है व्यास, उसको हम रेत बोलते हैं। जिनका साइज इतने मिलीमीटर से इतने मिलीमीटर तक होता है उसको हम सिल्ट बोलते हैं। और उसके बाद जिसका साइज इतने फला मिलीमीटर से इतना मिलीमीटर होता है उनको हम मृत्तिका बोलते हैं। ओके, तो इसके कणों का साइज रेत का थोड़ा बड़ा होता है, ये छोटा होता है, ये और भी छोटा होता है। तो जब आपकी सॉइल बनेगी उसमें बच्चा पार्टिकल्स होंगे, बहुत सारे चट्टानों के पार्टिकल्स होंगे ना, तो उन पार्टिकल्स का साइज भी होगा और उन सबका आपस में कॉम्बिनेशन होके, भाई हो सकता है कि कॉम्बिनेशन होके सॉइल डेवलप तो हो सकता है अगर कहीं रेत बहुत ज्यादा है, जैसे मरुस्थलीय क्षेत्र में चले जाओ बच्चा, मरुस्थलीय क्षेत्र रेत ज्यादा है, तो अगर आप वहां पे जल डालोगे तो इमीडिएटली नीचे चला जाएगा। तो वो जो सॉइल की प्रॉपर्टी तय की हुई है ये डिपेंड कर रहा है कि वहां रेत कितना था। कहीं आपने देखा होगा डेल्टाई क्षेत्र में काफी चिकनी मिट्टी मिल जाएगी आपको, तो वहां पे हो सकता है आपको क्ले ज्यादा देखने को मिले। और कई बार आपने सुना होगा सबसे ज्यादा उपजाऊ मृदा कौन सी है, सबसे ज्यादा उपजाऊ मृदा के बारे में फिर आपने सुना होगा जिसमें
रेत का, मृतिका का और सिल्ट का एक आइडियल कॉम्बिनेशन है, बलुई दोमट मृदा। तो सॉयल, अगर आपको बेहतरीन सॉयल चाहिए, है ना, बेहतरीन सॉयल चाहिए, तो उसका एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए, किसका, मृतिका का, उसके बाद रेत का और सिल्ट का। ना तो बहुत ज्यादा रेतीली टाइप की हो, ना बहुत ज्यादा चिकनी टाइप की हो, मतलब उसमें एयर सर्कुलेशन भी हो जाए और पानी भी रुक सके, थोड़ा उस टाइप से। तो ये वैसा ही डायग्राम है। आपने नाम सुना हो ना, बलुई दोमट मृदा सबसे ज्यादा आइडियल मृदा है। तो बेसिकली उसमें क्या होगा, उसमें हम रेत के कणों का, मृतिका के कणों का और सिल्ट का क्या कॉम्बिनेशन है, उससे वो तय हो रही है। तो ये आइडियल कॉम्बिनेशन क्या होता है कि रेत, सिल्ट और मृतिका की एक एप्रोप्रिएट मात्रा, जिससे कि वो सॉयल बेस्ट क्वालिटी की सॉयल बन पाए। तो इसलिए मैंने आपको डायग्राम भी बताया। तो मैंने आपको ये बताया कि संयुक्त राज्य अमेरिका का डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का एक क्लासिफिकेशन दिया हुआ है बच्चा, यूएसडीए का, और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ने भी उसको अडॉप्ट किया है। क्या है ये क्लासिफिकेशन, मैं आपको दिखा देता हूं, एक सेकंड, ये देखिए। तो उस क्लासिफिकेशन के तहत मृदा के 8 प्रकार बताए गए। पहला है इंसेप्टिसोल, दूसरा है एंटीसोल, तीसरा है अल्फीसोल, चौथा है वर्टिसोल, पांचवा है अरिडोसोल, छठा है अल्टीसोल, सातवां है मोलिसोल और उसके बाद आठवां है अदर्स। तो इसमें से अगर परसेंटेज वाइज देखो, सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी सॉइल है, 39.74% इंसेप्टिसोल है। सेकंड वाली कौन सी है आपकी, एंटीसोल है, और थर्ड वाली है एल्फीसोल। एल्फीसोल टॉप 3 सॉइल हो गई, इंसेप्टिसोल, एंटीसोल, अल्फीसोल। ऑल दो इस टाइप के क्वेश्चन अभी तक प्रीलिम्स में नहीं पूछे गए कि इंसेप्टिसोल, एंटीसोल, एल्फीसोल, लेकिन कभी भी पूछा जा सकता है। कई बार स्टेट सर्विस के एग्जाम भी कुछ बच्चे देते हैं, वहां इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं। तो ये यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का जो क्लासिफिकेशन है, उसी को अडॉप्ट किया इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने, ये है। फिर आपके मन में आया होगा सर ये इंसेप्टिसोल है क्या, तो इनके बारे में एक एक लाइन बता देता हूं। इंसेप्टिसोल एक युवा मिट्टी है जो एंटीसोल की तुलना में ज्यादा वेल डेवलप्ड है। ये भी यंग सॉयल है, अभी ताजा ताजा बनी है, मतलब लाखों करोड़ों साल पुरानी नहीं है, रिसेंटली डेवलप हुई है, लेकिन इसके कंपैरिजन में थोड़ा वेल डेवलप्ड है। किसके, एंटीसोल के। तो एंटीसोल क्या है, अपरिपक्व मिट्टी है, इसमें जो बहुत सारे क्षैतिज संस्तर है अभी उनका अच्छे से वेल डेवलप्ड नहीं हुई है। ये मिट्टी अक्सर वायु, पानी या बर्फ के कटाव के से हाल ही में जमा हुई है, ताजा ताजा ये जमा हुई है। चाहे तो किसने बच्चा, चाहे वायु ने इसको अपर्दित करके बनाना शुरू किया हो सकता है नदी के जल ने या हिमानी के कटाव से ये अभी रिसेंटली डेवलप होना शुरू हुई है। इसको हम बोलते हैं एंटीसोल्स। तीसरा है बच्चा, कहां मिलती है ये एंटीसोल, तो ये उप आर्द्र से आर्द्र क्षेत्रों में, समझ गए, जहां आर्द्रता ज्यादा है या उप आर्द्र टाइप के। ओके, फिर नेक्स्ट है बच्चा अल्फीसोल। अल्फीसोल आ गया बच्चा, इसका अल्फीसोल का नाम पड़ा, अल्फी का मतलब एल्यूमिनियम, और दूसरा क्या है, फेरस, यानी कि लोहे से मिलकर बनी हुई है। यहां पे देखिए ये वाला अल्फीसोल आ गया। इस टाइप से थोड़ा सा मैंने बोला इंफॉर्मेटिव टॉपिक ज्यादा है बच्चा इसमें। बाकी क्लासेस में मैं आपको जिस तरह से उनके पीछे का पूरा कंसेप्ट समझा के और लिखा के बता रहा था, तो इधर ऐसा कुछ है ही नहीं, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव टाइप का लेक्चर है ये। तो आप इसको इसी तरीके से समझेंगे तो ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें सारी इंफॉर्मेशन को एक पेज पे लेके आना है। फिर वर्टिसोल आ गया बच्चा, भारी मृतिका मिट्टी, नमी की उपस्थिति या अनुपस्थिति के कारण। देखो, अगर कहते अगर इसको मॉइस्चर मिल गया, जल मिल गया तो फूल जाएगी, और जल नहीं है तो सिकुड़ जाएगी। तो विस्तार और संकुचन इसमें देखने को मिलता है। ये आपकी वर्टिसोल होगी। एरिडोसोल हो गया जो शुष्क वातावरण में डेवलप, एरिड मतलब शुष्क दशाएं, वहां डेवलप होती है, एरिडोसोल हो गया। फिर अल्टीसोल हो गया, आर्द्र शीतोष्ण से उष्ण कटिबंधीय जलवायु से जुड़ा हुआ है ये वाला क्षेत्र। इन मिट्टी में कहते हैं बच्चा, यहां पे बच्चा कहते हैं गर्म तापमान और नमी की प्रचुर परिवर्तनशीलता अपक्षय की प्रक्रिया को बढ़ा देती है। इन मिट्टी में लीचिंग की दर भी बढ़ जाती है। ये लीचिंग क्या है समझो, व्हाट इज दिस लीचिंग। देखो, हमने एक चीज देखी बच्चा, सॉइल के बहुत सारे लेयर्स देखे ना आपने अभी,
होराइजन्स है सॉइल के बहुत सारे। ये संस्तर है, देखो एक संस्तर ये है, फिर नीचे एक संस्तर है, फिर एक ही संस्तर है। अब जिन क्षेत्र में ज्यादा, हर लेयर के अंदर कोई ना कोई तो मिनरल्स होगा बच्चा, इसका भी मिनरल होगा, इसमें भी होगा। जिन क्षेत्र में बहुत ज्यादा वर्षा होती है बच्चा, वर्षा हुई सपोज करो, तो वर्षा क्या है, मिट्टी में प्रवेश करेगी, और मिट्टी में ऐसा अगर कोई भी घुलनशील खनिज है जो पानी के साथ घुल सकता है, तो वो घुल के क्या चला जाएगा, ऊपर वाली लेयर से कुछ नीचे वाली लेयर में आके डिपॉजिट हो जाएगा। तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, लीचिंग कहते हैं बच्चा। लीचिंग में क्या हो रहा है, आपका अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में टॉप सॉयल से ऊपर वाले होराइजन से नीचे वाले होराइजन में क्या चला गया, बहुत सारा मिनरल चला गया, तो इस पे सॉयल की प्रोडक्टिविटी पे इंपैक्ट पड़ता है उसका। तो ये वही कह रहे हैं, ठीक है। ये आर्द्र और गर्म क्षेत्रों में अगर है तो यहां पे लीचिंग देखने को मिलेगी। फिर नेक्स्ट कह रहे हैं मॉलिसोल्स, ये घास के मैदानों में पाई जाने वाली मिट्टी है, मॉलिसोल हो गई, बाकी वो अदर था। तो ये तो यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का जो क्लासिफिकेशन था उस पे बेस्ड था बच्चा। फिर हम एक मृदा का सामान्य वर्गीकरण, जो आपने एनसीईआरटीज में भी पढ़ा होगा कि जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल पीली मृदा, नाम सुना है ना पर्वतीय मृदा, लवणीय मृदा, तो वो कौन सी, वो वाला जो क्लासिफिकेशन है वो हमारा सामान्य वर्गीकरण है। तो मृदा कैसे उत्पन्न हुई, उसका कैसा रंग है, क्या कंपोजिशन है, और किन क्षेत्रों में वो मिल रही है, उस आधार पे हमने मृदा के 8 प्रकार बनाए हैं। जलोढ़ मृदा, जिसको आप अलूवियल सॉइल बोलते हो, ब्लैक सॉइल हो गया, रेड एंड येलो सॉइल होगी बच्चों आपकी, लेटेराइट मृदा है, शुष्क मृदा है, लवणीय मृदा है, पीटमय मृदा है, और फॉरेस्ट सॉइल है। एक एक करके सब सॉइल के बारे में जानेंगे। तरीका वही रखना बच्चा, पढ़ मेरे साथ लो, लेकिन ये सारा इंफॉर्मेशन कैसे मेंटेन कैसे करना है, इंफॉर्मेशन वाला चार्ट दिखा देता हूं, ये कहां गया, लिखना सब ऐसे ही है। एक बार मेरे साथ पढ़ लो, फाइनली जब आप अपना नोट्स बनाओगे इसी फॉर्मेट में बनाना, और फिर आप यूपीएससी के चाहे पीवाईक्यूज उठा के देख लेना। जिस फॉर्मेट में मैंने आपको इस पूरे टॉपिक को प्रिपेयर करने का सजेशन दिया है, सारे क्वेश्चन उसी पैटर्न पे आए हैं आज तक, चाहे स्टेट सर्विसेज हो और चाहे यूपीएससी हो। पैटर्न को याद रखना कि किस टॉपिक को हमें किस तरीके से हैंडल करना है, ये आना बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चा। टॉपिक पढ़ना तो जरूरी है ही है, पढ़ने के साथ साथ मैं उसको एग्जाम में कैसे यूज करूंगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। ये बस मैं चाहता हूं कि आप बहुत अच्छे से इस चीज को सीख जाए। अब एक एक करके बात करते हैं बच्चा, है ना, एक एक करके बात करते हैं। ये इंडिया में देख लो बच्चा, ये पूरा मैप है, अगर आपको कोई मैप बनाना है तो बना भी सकते हो। इसमें भारत की प्रमुख मृदाएं दिखाई गई है, प्रमुख मृदाएं है बच्चा, जैसे ये ग्रीन वाला है, ये पूरा, ये वाली पूरी जो मृदा है आपकी, ये पर्वतीय और वन मृदा है बच्चा। ये जो इस तरह से दिख रही है आपको, ये पर्वतीय और वन मृदा है, ये दिस इज पर्वतीय और वन मृदा है ये वाली, ओके। यहां पे आपको देखने को ये मिल रहा है बिल्कुल मरुस्थलीय वाला क्षेत्र, यहां पे आपको शुष्क मृदा देखने को मिल रही है। ये जो आपको ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, ये पूरा ब्लैक ब्लैक जो दिख रहा है ये आपको, ये पूरी ब्लैक सॉइल है बच्चा, जहां जहां भी है ये सारी की सारी ब्लैक सॉइल है, दिस इज ब्लैक सॉइल। तो याद करो बच्चा, इंडिया का मैप याद है क्या, मैंने क्या बताया था, यहां पे मेवाड़ का पठार, मध्य भारत का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, दक्कन का पठार, काठियावाड़ क्षेत्र, कच्छ क्षेत्र, सब दिमाग में होना चाहिए आपको, ओके। उसके बाद ये देखो, जहां पे बहुत ज्यादा वर्षा होती है, 200 सेंटीमीटर 150 सेंटीमीटर के आसपास तापमान ज्यादा है, मैंने क्या बताया था, वहां पे लीचिंग का प्रोसेस भी होता है। तो यहां पे जो मृदा मिल रही है अधिक वर्षा वाले इन क्षेत्रों में, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में जो ये मृदा मिल रही है, यहां पे जो मृदा मिल रही है, इस पूरी मृदा को हम बोलते हैं लेटराइट मृदा, लेटराइट सॉइल। फिर उसके बाद ये देखो, यहां पूरा उत्तर भारत का जो मैदान है, ये पूरा उत्तर भारत का मैदान है, इस पूरे उत्तर भारत के मैदान पे जो मृदा है ये पूरी जलोढ़ मृदा है बच्चा। तटीय क्षेत्र पे भी महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, वैगई, ये नदियां जो डेल्टाई क्षेत्र में मिट्टी को जमा कर रही है, दैट इज ऑल्सो एलुवियल सॉइल, भारत के सबसे उपजाऊ मृदा में से है ये। उसके बाद फिर बाकी क्या बचा, ये वाला देखो, बस बाकी बचा है बच्चा ये वाला क्षेत्र, ये वाला, ये रेड और
येलो सॉइल है, ये वाली जो सब दिख रही है आपको, ये रेड एंड येलो सॉइल है, ये रेड एंड येलो सॉइल है। तो दिमाग में ज्योग्राफी का मतलब, ज्योग्राफी के अंदर डायग्राम को अवश्य याद रखना है बच्चा, तो आपको मोटा मोटा याद आ जाएगा। तो पर्वतीय क्षेत्रों पर पर्वतीय और वन मृदा, उत्तर भारत के मैदान पे जलोढ़ मृदा, मरुस्थलीय क्षेत्र में शुष्क मृदा, दक्कन लावा पठार पे ब्लैक सॉइल, उसके अलावा जो प्रायद्वीपीय पठार है उत्तर पूर्वी भारत का जो क्षेत्र बच गया वहां पे लाल और पीली मृदा, वो क्षेत्र जहां पे 150-200 सेंटीमीटर ज्यादा के आसपास वर्षा हो रही है, लीचिंग का प्रोसेस हो रहा है, वहां पे लेटराइट सॉइल है। बात ही खत्म हो गई। ये जलोढ़ मृदा की एक पूरी स्ट्रिप इधर भी आ रही है बच्चा, गुजरात तक भी आ रही है, राजस्थान से होती हुई ऐसे यहाँ गुजरात। अगर आपको ये भी याद है तब भी आपको बहुत सब कुछ याद हो गया, ये मान के चलो। अब एक एक करके बात कर लेते हैं। जलोढ़ मृदा है ना, कीवर्ड्स पे बात करेंगे, मैंने बोला ना कीवर्ड्स पे बात करेंगे। उत्तरी मैदान पे है, नदी घाटियों में विस्तृत है, भारत के टोटल ज्योग्राफिकल एरिया के 40% पे है। तो जहां मैंने वो चार्ट बताया था ना कि विशेषताओं में लिखना, विशेषताओं में उत्तर भारत का मैदान कोमा भारत के 40% क्षेत्र पे, 2 पॉइंट आ गए वहां पे। निक्षेपण मृदाएं है, निक्षेपण मतलब नदियां अपने साथ लेके आई है ना, जिन्हें नदियां और सरिताओं ने अपने साथ वाहित किया है और निक्षेपित किया है। तो ये आपकी नदियां अपने साथ लेके आई है इसको। तो ये पूरा जो क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र है जलोढ़ मृदा का क्षेत्र, ये वाला भी, और एक ये बारीक सी जो पतली सी संकरी एक बेल्ट जा रही है, ये यहां भी आ रही है, ये एंटायर जलोढ़ मृदा वाला क्षेत्र है। ये पूरा, बस ये याद रखना कि ये पूरी जलोढ़ मृदा है। ये लो, एग्जाम में कभी डायग्राम बनाना पड़ जाए तो आपको पता तो रहे जलोढ़ मृदा कहां मिलती है भारत की। ओके, तो कहते हैं राजस्थान से होती हुई ये गुजरात तक भी चली जाती है, प्रायद्वीपीय प्रदेश के पूर्वी तटों पर और नदी के डेल्टाओं में मिल रही है। देखो अगर आपने डायग्राम याद कर लिया तो मैक्सिमम इंफॉर्मेशन तो वैसे ही याद हो गई। भाई हमने क्या बोला, उत्तर भारत के मैदान में एक पतली सी संकरी पट्टी के द्वारा राजस्थान से होती गुजरात भी जा रही है, उत्तर पूर्व में ब्रह्मपुत्र के मैदान में भी है, वहीं प्रायद्वीपीय भारत के पूर्वी तटीय क्षेत्रों में भी यही मिल रही है। तो यही तो बात लिखी है यहाँ पे भी और क्या लिखा है, यही लिखा है। ये गठन में कैसी है, बलुई दोमट से चिकनी मिट्टी प्रकृति की है, तीनों का एक आइडियल कॉम्बिनेशन है, दैट्स वाई बेस्ट सॉइल में से कंसीडर की जाती है ये। अब थोड़ा सा और पॉइंट, तो जो वो हम विशेषताओं में लिखेंगे, भारत पे 40% एरिया में है, किस क्षेत्र वाला जो लास्ट वाला मैंने कॉलम बनाया था उसमें आपको क्षेत्र बताने कहां कहां मिलेगी, वितरण वाला। और जो विशेषताओं में ये जरूर लिखना, पोटाश की मात्रा अधिक है, फास्फोरस की मात्रा कम पाई जाती है, ये और विशेषताओं में लिख लेंगे। अब आप जानते हो बांगर और खादर, जहां हर साल बाढ़ के द्वारा नए अवसादों का जमाव किया जाता है, खादर क्षेत्र है पुराने क्षेत्र जहां पे बाढ़ के जल के द्वारा वो पुनर्जीवित नहीं हो रही या बाढ़ के द्वारा बार बार वो क्षेत्र प्रभावित नहीं हो रहे, वो बांगर क्षेत्र थे बच्चा। तो खादर और बांगर की कहानी तो आप पहले से जान ही चुके हैं, वो वाली बात हो गई। तो भाबर क्षेत्र, तराई क्षेत्र, बाबर क्षेत्र, खादर क्षेत्र, ये आपको पता है, भाबर और बांगड़ है ये बच्चा, ये खादर है, ये तराई है और ये भाबर है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर इनमें बालू की मात्रा घटती जाती है। कहते जब जैसे ही पश्चिम से पूर्व की ओर चल रहे हो, पश्चिम से पूर्व की ओर कैसे चलोगे, देखो आप पश्चिम से पूर्व की ओर चल रहे हो तो कह रहे इसमें रेत की मात्रा कम होती जाती है, क्योंकि यहां तक तो बच्चा नदी का जल और जिस धरातल के ऊपर वो प्रवाहित हो रही है उसका ढाल कैसा है। पहाड़ी क्षेत्रों में तो बड़े बड़े कंकड़ पत्थर को भी अपने साथ लेके आ सकती है, क्योंकि आपको स्लोप की वजह से मदद मिल रही है। जैसे ही वो मैदान में आएगी तो जितना भारी भारी अवसाद है वो पीछे डिपॉजिट करती जाएगी, जो बहुत हल्का है वो आगे की ओर बढ़ता हुआ चला जाएगा। तभी वो कह रहे हैं रेत की मात्रा इधर ज्यादा मिलेगी, आगे की ओर चलोगे रेत की मात्रा, बालू की मात्रा इसमें कम होती चली जाएगी। वो इसने ये बात बोली है इसमें। इनका रंग कैसा होता है, हल्का ग्रे से लेके, है ना, राख जैसा जो ग्रे है वैसा होगा इसका कलर। ओके, तो यहाँ पे गहन कृषि की जाती है और भारत का 40% से ज्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इसी क्षेत्र से आ रहा है, आपको पता है। फिर आई काली मृदा। काली मृदा के बारे में,
काली मृदा के बारे में जनरल विशेषताएं और काली मृदा किस क्षेत्र में मिलती है ये अपने को बात करनी है। तो क्षेत्र है महाराष्ट्र का कुछ भाग है, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु के कुछ भाग है, कुछ हिस्सा गुजरात तक का भी है, आपने देखा मध्य प्रदेश में तो है ही है। तो गोदावरी और कृष्णा नदियों के ऊपरी भागों में, दक्कन के पठार के उत्तर पश्चिमी भागों में काली मृदा पाई जाती है। काली मृदा के बारे में ये कहा जाता है, ये इसको रेगुर सॉइल भी कहते हैं, है ना, जैसे पानी को ज्यादा टाइम तक ये होल्ड कर सकती है और जब ड्राई सीजन आता है तो इसमें कुछ दरारें डेवलप हो जाते हैं, इसको स्वतः जोती गई मृदा भी बोला जाता है। तो इसको रेगुर मृदा, कपास वाली काली मृदा, क्योंकि कपास की खेती के लिए काफी एप्रोप्रिएट होती है सॉइल, ठीक है। तो ये आमतौर पर गहरी और अपारगम्य होती है, गीली होने पर फूल जाती है और चिपचिपी हो जाती है और सूखने पर दरारें पड़ जाती है, ओके, चौड़ी दरारें पड़ जाती है, तो स्वतः जोती गई मिट्टी भी इसको कहा जाता है। तो ये क्या है, नमी के धीमे अवशोषण और नमी के क्षय, मतलब स्लोली, इसके अंदर वाटर को होल्ड करने की क्या है कैपेसिटी है, लॉन्ग टर्म तक होल्ड कर सकती है। तो वर्षा के सीजन में तो बढ़िया है, बरसात से आपको जल मिल गया, लेकिन जब वर्षा का सीजन नहीं है और ड्राई सीजन आ गया तब भी सॉइल में मॉइस्चर है, मृदा के अंदर नमी है, उस मृदा नमी से फिर आप फसलें उपजा सकते हो। तो शुष्क कृषि क्षेत्र की महत्वपूर्ण मृदा है भारत की ये। तो एक लंबी अवधि तक इसमें नमी बनी रहती है, जिससे कि हम साल भर इससे एग्रीकल्चर एक्टिविटी में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये देख लो, दूर से देखने पे थोड़ा ब्लैकिश लगती है, ब्लैक सॉइल है बच्चा। अब इसमें एक तरह का प्रश्न कई बार ये हो सकता है कि काली मृदा का रंग काला क्यों होता है, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो कहता है काली मृदा में चूना, लोहा, मैग्नीशियम, एल्यूमिना के तत्व और पोटाश की मात्रा पाई जाती है, तो वो विशेषताओं के अंदर ये पॉइंट डालेंगे। फिर इसमें फास्फोरस, नाइट्रोजन और जैव पदार्थ की कमी देखने को मिलती है, ये विशेषता के अंदर ये पॉइंट डालेंगे। 4-5 पॉइंट हो सकता है, किसी सॉइल में 2 ही विशेषता आप लिखो उस नोट्स के अंदर, किसी में 4-5 लिखनी पड़ सकती है। ब्लैक सॉइल की और एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मृदा की 4-5 विशेषताएं लिख लेना, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन इसी से ही आ रहे हैं। तो कहते हैं इसका काला रंग कैसे हुआ, टाइटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण। इस पे यूपीएससी ने प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछा है, काली मृदा का रंग काला क्यों है, तो उसमें लिखा हुआ था इसके कारण है क्या, हाँ, ओके, जैविक पदार्थ, उसके बाद कुछ लोहा और एल्यूमिनियम है, हाइड्रेट कोलाइड्स है, एल्यूमिनियम के सिलिकेट्स है, और कुछ घुलित ह्यूमस के कारण इसका रंग ब्लैक है। लेकिन मेन वो एग्जाम में आपको ये लिख के देगा, टाइटेनीफेरस मैग्नेटाइट, इसकी वजह से। फिर आई लाल और पीली मृदा। क्षेत्र आप जानते ही हो, ये लाल और पीली मृदा यानी कि दक्कन के पठार का पहाड़ी और पठारी क्षेत्र है, और उत्तर पूर्वी भारत का भी पहाड़ी और पठारी क्षेत्र है, तो वहां ये मिल रही है बच्चा। तो दक्कन के पठार के पूर्वी भाग पे, दक्षिणी भाग में मिल रही है, जहां कम वर्षा वाले क्षेत्र है वहां पे, ओके। पश्चिमी घाट के भी गिरिपाद में मिलती है। चलो और कहाँ है, ओडिशा, छत्तीसगढ़ के कुछ भाग है, जो गंगा का मैदान है उसके दक्षिणी भागों पे, ये गंगा का मैदान है, इसके दक्षिणी भागों पर मिल रही है, उत्तर पूर्वी भारत में मिल रही है। तो वितरण तो अगर आपने डायग्राम देख लिया आपको वैसे ही समझ में आ जाना है। ये देख लो, ये जितना भी ये दिख रहा है रेड रेड और येलो टाइप का, ये रेड एंड येलो सॉइल है, ओके। अब कहते हैं जैसे ही जल इसके साथ रिएक्ट करता है तो इसका कुछ ऐसे मिनरल्स है, वो क्या हो जाता है, जिसके कारण ये क्या होने लगती है बच्चा, पीली दिखाई देने लगती है। तो महीन कणों वाली लाल और पीली मृदाएं सामान्यतः उर्वर भी होती है। पूछ ले अगर कि ये बिल्कुल अनउर्वर सॉइल है, नहीं, अगर कणों का साइज छोटा है तो उर्वर है, और वैसे बहुत अच्छी उर्वरता तो नहीं है इसकी, लेकिन अगर हम इसमें फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करें तो ये अच्छी फसल हमें दे सकती है, ये भी बात है बच्चा, ओके। कहते हैं जो बारीक कणों वाली है वो उपजाऊ है, जो मोटे कणों वाली है वो उतनी उपजाऊ नहीं है, अनउर्वर टाइप की है, इसमें भी नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी है। तो 4-5 पॉइंट ही निकल के आने हैं बच्चा, ओके। फिर लेटराइट सॉइल आ गई, जहां उच्च तापमान और भारी वर्षा होते हैं बच्चा, वहां मिलती है। लेटराइट शब्द कहां से निकला है, लैटिन शब्द लेटर से निकला है, जिसका मतलब होता है ईंट, ओके। यहां उन क्षेत्रों में मिलती है जहां पे लीचिंग काफी ज्यादा है। लीचिंग समझ गए ना आप, मृदा के ऊपरी संस्तरों से कुछ खनिज घुलकर अपवहित हो जाते हैं, और उससे क्या है, सॉइल की प्रोडक्टिविटी पे इंपैक्ट पड़ता है। तो वर्षा के साथ चूना और सिलिका तो घुल गया और निकल गया,
और लोहे के ऑक्साइड और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड ऊपर रह जाते हैं। तो ये इस तरह से यहाँ पे देखो, ये थोड़ा आपको रेडिश टाइप की दिखती है बच्चा। कहते हैं क्योंकि इन क्षेत्रों में जहां पे मिलती है तापमान काफी ज्यादा होता है। जब तापमान ज्यादा होता है और वहां पे मॉइस्चर भी होता है तो बैक्टीरियल एक्टिविटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है, और वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, जो मृत जैव पदार्थ है उसको कंज्यूम कर जाते हैं। तो बैक्टीरियल एक्टिविटी के चलते यहाँ पे क्या है, ह्यूमस की मात्रा कम मिलती है इस सॉइल के अंदर। तो इन मृदाओं में जैव पदार्थ नाइट्रोजन, फॉस्फेट और कैल्शियम की कमी होती है। लौह ऑक्साइड और पोटाश की अधिकता होती है। बहुत ज्यादा उपजाऊ नहीं है, लेकिन अगर आप इसमें खाद और उर्वरक डाल लोगे तो इससे आप एग्रीकल्चर एक्टिविटी इसमें भी कर सकते हो। ओके, अब यहाँ पे ये मैंने अलग से ही कर दिया। काजू जैसे वृक्ष है, उनके फसलों की खेती के लिए ये सॉइल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पर्टिकुलरली केरल में जहां पे काजू की खेती होती है उसके लिए। तो पूछ ले यूपीएससी, काजू की खेती के लिए सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट सॉइल कौन सी है? तो लेटराइट सॉइल के बारे में आप बात कर लेना, ऐसी कुछ दिखती है बच्चा। लेटराइट सॉइल ईंट बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कर्नाटक में, केरल में, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, ओडिशा, असम के पहाड़ी क्षेत्रों में ये आपको मिल रही है। फिर आई शुष्क मृदा, मतलब जहां नमी का अभाव है, वर्षा का अभाव है, उन क्षेत्रों में मिलेंगे। और वहां पे क्या होगा बच्चा, क्योंकि रेत है तो वहां सैंड के जो कण हैं ज्यादा होते हैं इसके अंदर। तो ये बलुई प्रकृति से ये होती है, संरचना से बलुई है, बालू की मात्रा ज्यादा है, और थोड़ा सा ये लवणीय होती है, साल्ट कंटेंट इसमें ज्यादा होता है। नमक की मात्रा कई बार तो इनमें इतनी ज्यादा होती है कि अगर वहां इवेपोरेट कर दिया जाए पानी को, उस क्षेत्रों में मॉइस्चर को, तो वहां पे आपको नमक की प्राप्ति भी हो सकती है। तो शुष्क जलवायु, उच्च तापमान और तीव्र गति से वाष्पीकरण के कारण इन मृदाओं में नमी और ह्यूमस का अभाव होता है। ये आपकी शुष्क मृदाएं हो गई। ठीक है, इसमें फिर वही नाइट्रोजन, फॉस्फेट, पोटाश और ह्यूमस, इन चारों की क्या पोजीशन है? नाइट्रोजन अपर्याप्त है, फॉस्फेट सामान्य मात्रा में है, और जैसे अगर थोड़ा गहराई नीचे वाले संस्तरों में जाते हैं तो वहां पे थोड़ा कंकड़ के, है ना, और पथरीली होती है, तो वहां पे एक लेयर बन जाती है। तो ये उसकी बात कर रहे हैं ना। तो जिससे अगर वो लेयर बन जाए तो ये पानी के रिसाव को सीमित कर देती है। तो ये इसकी विशेषता है। ये मृदाएं अनुर्वर है क्योंकि इनमें ह्यूमस और जैव पदार्थ की मात्रा कम मिलती है। क्योंकि वेजिटेशन तो कैसे ग्रो करेगी बच्चा, जैव पदार्थ कैसे आएगा? वनस्पति तो शुष्क प्रकार की है यहाँ पे। फिर लवणीय मृदाएं आ गई जिसमें सॉल्ट कंटेंट ज्यादा होता है। तो ये ऊसर मृदाएं है, मतलब अनउर्वरक टाइप की है। ठीक है, सोडियम है इनमें, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, काफी मात्रा में होती है। वनस्पति इनमें सामान्यता नहीं उगती। ठीक है, तो जमीन के ऊपर कई बार आपने मृदा के ऊपर व्हाइट व्हाइट लेयर देखी होगी, तो यहाँ पे सॉल्ट कंटेंट काफी ज्यादा होता है सॉइल के अंदर। ये देख सकते हो आप इस पूरे डायग्राम के अंदर। ओके, तो ये शुष्क क्षेत्रों में भी है, अर्ध शुष्क क्षेत्रों में भी, और वहां जहां पे जल भराव की समस्या होती है। तीसरा पॉइंट ये देखो बच्चा, इसको भी लिखना है आपको। चूना और नाइट्रोजन की कमी होती है इसके अंदर। तो ज्यादातर कहाँ है ये? पश्चिमी गुजरात में है, पूर्वी तट के डेल्टाई क्षेत्र में है, सुंदरवन क्षेत्र में है। कच्छ के रण के में नमक के कण एक पपड़ी के रूप में तो बिल्कुल ऊपर ही दिखते हैं कच्छ के रण में। तो ये हो गया। ओके, और मैंने कहा ना जहां जल भराव की समस्या है, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहां पे ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद ओवर इरिगेशन हुआ है, वहां पे भी आपको उधर की उन क्षेत्रों की मृदाएं भी बच्चा धीरे धीरे लवणीय होती जा रही है। तो ये देख सकते हैं, ये लवणीय मृदाएं है। समझ में आ गया आपको? लवणीय मृदाएं है। चलो, फिर पीट में मृदा है बच्चा। पीट में मृदा मतलब वो क्षेत्र जहां पे ऑर्गेनिक मैटर, वेजिटेशन बहुत ज्यादा है और वो मृत जैव पदार्थ के रूप में है। तो जहां मृत जैव पदार्थ बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं तो उन क्षेत्रों में मृदा के अंदर ह्यूमस की प्राप्ति होती है। ह्यूमस क्या होता है? मृत जैव पदार्थ, उसी के डिकम्पोज होने से वहां पे वो मिल रहा है। इसमें पर्याप्त मात्रा में जैव पदार्थ पाए जाते हैं। कहाँ मिलेगी बच्चा? जहां पे भारी वर्षा होती है, उच्च आर्द्रता होती है, उन क्षेत्रों में ये अच्छे से मिलती है। भाई सपोज करो यहाँ पे बहुत सारी वेजिटेशन दिख रही है ना बच्चा, धीरे धीरे ये मृत हो जाएगी, इनका डिकम्पोजिशन होगा, ह्यूमस का कंटेंट मिल जाएगा, तो
वहां पे इस तरह की सॉइल आपको मिलेगी। बिहार के उत्तरी भाग में, उत्तराखंड के दक्षिणी भाग में, पश्चिमी बंगाल के तटीय क्षेत्र, उड़ीसा और तमिलनाडु में ये मिलेगी आपको। फिर वन मृदा जो फॉरेस्ट एरिया में मिलती है और पर्वतीय क्षेत्रों में मिलती है। अब क्योंकि ये फॉरेस्ट एरिया, माउंटेनियस रीजन जहां पे खूब सारा वेजिटेशन है, तो इसके अंदर भी ह्यूमस आपको अच्छा मिलेगा। ठीक है, तो कहते हैं पर्वतीय क्षेत्रों में जहां घाटी होती है, घाटी क्षेत्र में तो ये थोड़ा दोमट टाइप की होती है, और ऊपरी जो ढलान है वहां पे मोटे कणों वाली होती है। मतलब पहाड़ों में भी जो ऊपरी क्षेत्र है मोटे कणों वाली, और जो घाटी वाले क्षेत्र है वहां पे ये दोमट प्रकार की होती है। तो ये हुआ एग्रीकल्चर। फिर से मैं आपको बता देता हूं एग्रीकल्चर वाले टॉपिक में बच्चा अब हमें करना क्या है। स्मार्ट स्टडी करनी है अपने को। आपके पास ये सारा कंटेंट आ गया। सारा कंटेंट आने के बाद हमने यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर वाला क्लासिफिकेशन किया। आपके पास 2 पेज यूज कर लेना बच्चा, मैं आपको बताता हूं कैसे करना है। एक पेज लिया आपने, सुनो, ये आपने एक पेज लिया, ये उसके उसी पेज का बैक साइड हो गया, ये दूसरा उसका बैक साइड हो गया। ओके, ये उसका दूसरा बैक साइड हो गया। इस पेज पे तो आपने मृदा के बारे में बताया, मृदा की डेफिनेशन लिख दी, मृदा कैसे बनती है, मृदा बनने के पीछे वही प्रक्रिया, जलवायु, वनस्पति, समय, है ना, पेरेंट मटेरियल, उन सब का रोल होता है। उसके बाद आपने यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, जिसको बाद में इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने भी अडॉप्ट किया, वही वाला इंसेप्टिसोल, है ना, एंटीसोल, अल्फीसोल, वो सारा सब यहां पे लिख देना। बस ऐसे चार्ट बना देना, सीरियल नंबर डालना। वो 8 प्रकार की थी, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके वो 8 के 8 प्रकार यहां बना लेना बच्चा। ओके, फिर जो आपका नेक्स्ट पेज है, इस वाले पेज को नीचे अभी खाली रखना। खाली रखना, कुछ आएगा तो अपडेट कर देंगे भविष्य में, कुछ करंट में अगर आप पढ़ोगे। ये वाला जो पेज है इस पे आपको वही लिखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 प्रकार की मृदाएं है आपके पास। ऐसे चार्ट बना दो बस इसका। यहां पे लिख दो जलोढ़ मृदा, और अगर आपको यहीं पे 4 5 कुछ पॉइंट ये लिख दिए, 6 7 पॉइंट लिख दिए, यहां पे उसका क्षेत्र लिख दिया, ये कुछ विशेषताएं लिख दी। ये काली मृदा, सिंगल पेज में आपको तैयार करना है बच्चा। ये लाल पीली मृदा लेटराइट सॉइल है, पीट में मृदा है, शुष्क मृदाएं है, पर्वतीय मृदाएं है, लवणीय मृदाएं है, सब लिखो, सामने उसकी विशेषता लिख दो, हो गया टॉपिक। और फिर पीवाईक्यूज उठा के देखो, यूपीएससी प्रीलिम्स के या स्टेट सर्विस वाला भी 1 2 4 क्वेश्चन लगाने हो तो लगा के देखना, हो जाएगा आपका, इतने भर से ही ये टॉपिक हो जाएगा। प्रीलिम्स का काम इतने से चल जाएगा। मुख्य परीक्षा के अलग विषय है ना, सॉइल डिग्रेडेशन क्या है, कैसे रोका जा सकता है, सॉइल डिग्रेडेशन का क्या इंपैक्ट आने वाला है, वो मुख्य परीक्षा के जब हम बात करेंगे, मुख्य परीक्षा के टाइम पे भी कोई सीरीज आएगी जब हम तब बात कर लेंगे। अभी तो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखते हैं, बस सिंगल ऐसे इस टॉपिक को प्रिपेयर कर लेना है। ओके, आई होप ये आपको आइडिया क्लियर हो गया होगा। एग्जाम के दृष्टिकोण से ही तैयारी करनी है बच्चों, इस बात को बस दिमाग में बिठा लेना। नेक्स्ट है हमारा जो टॉपिक है एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया, भारत की कृषि के बारे में बात कर रहे हैं, कितने प्रकार की कृषि है इस पे हम बात करेंगे बच्चों। ठीक है, चलो 1 सेकंड मैं थोड़ा पानी पी लूं, फिर आगे शुरुआत करते हैं इसकी। देखो इस टाइप के टॉपिक से प्रीलिम्स में क्वेश्चन कैसे आए। भारत की कृषि, मैं कृषि के क्वेश्चन बता देता हूं बच्चा, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे। जैसे कई बार तो उसने कोई 1 2 फसल पूछ ली, चाय की फसल पूछ ली, मान लो कपास पूछ लिया, गन्ना पूछ लिया, क्या इनके लिए क्लाइमेटिक कंडीशंस रिक्वायरमेंट है, पहला टाइप का प्रश्न। दूसरा आप जानते होंगे रबी की फसलें, खरीफ की फसलें, जायद की फसलें, इनमें से कौन सी फसल रबी की है, कौन सी खरीफ की है, एक बार इस टाइप के प्रश्न पूछे गए। फिर कृषि के प्रकार भी होते हैं बच्चा, गहन निर्वाह कृषि है ना, वो क्या किस प्रकार की होती है, वाणिज्यिक कृषि किसी प्रकार की होती है, या बागवानी कृषि क्या है, मिश्रित कृषि किसे कहते हैं, सहकारी कृषि किसे कहते हैं। तो कृषि के डिफरेंट टाइप हमें पता हो, पहला टाइप का क्वेश्चन। फिर कुछ फसलों की
कृषि फसलों की आइडियल कंडीशंस क्या हो वो अपने को पता होना चाहिए। तीसरा जो मैंने आपको बताया है, तीसरा क्या कि रबी खरीफ और जायद हो गया, दूसरा फसलों के लिए आइडियल कंडीशन, और थर्ड टाइप का क्वेश्चन है कृषि के प्रकार। एक बार जैसे उसने पूछ लिया मिश्रित कृषि से क्या तात्पर्य है, तो बहुत सारे बच्चे लगा के आ गए मिश्रित कृषि से तात्पर्य जिसमें बहुत सारी फसलें एक साथ उगाई जाती है। नहीं, ये नहीं था। मिश्रित कृषि का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है पशुपालन, तो कृषि भी हो रहा है पशुपालन भी हो रहा है, वो सही रिप्लाई होता। तो बस इतना ही करना है, इसको बहुत ज्यादा इसमें लंबा चौड़ा नहीं है। तो कृषि की दृष्टि से हम महत्वपूर्ण देश है भारत बच्चा, 2/3 जनसंख्या कृषि कार्यों में लगी हुई है ना। कृषि आपकी प्राथमिक क्रिया है, फूड सिक्योरिटी कृषि से मिलती है, बहुत सारे इंडस्ट्रीज के अंदर रॉ मटेरियल के रूप में कृषि है बच्चा, चाय कॉफी मसाले, बहुत सारी फसलें जो कैश क्रॉप्स है उन वो सब कृषि कार्यों के अंतर्गत ही आती है। तो कृषि के प्रकार से क्या मतलब है, कृषि का प्रकार, कितने टाइप की कृषि प्रकार देखने को मिलती है। तो सबसे पहला जो कृषि प्रकार है बच्चा प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि है। प्रारंभिक जीविका, देखो नाम में स्पष्ट है, प्रारंभिक है और जीविका निर्वाह। जीविका निर्वाह मतलब हम क्या कर रहे हैं, प्रारंभिक से मतलब अर्ली स्टेज टाइप की है। हमारे पास मॉडर्न मशीन्स नहीं थी, लकड़ी के कुछ हमारे पास औजार थे, कृषि औजार थे, हाथ से खोदने वाले कुदाल दाव वगैरह थे। हमने कोई ट्रैक्टर नहीं है, हमारे पास जो पशु है उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, लकड़ी के हलों का इस्तेमाल कर रहे हैं, और कृषि कार्य सिर्फ हम अपने उदर पूर्ति के लिए कर रहे हैं कि पेट भर जाए, है ना, सर्वाइवल हो जाए। इस प्रकार का जो कृषि है उसको हम बोलते हैं प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि बोला गया बच्चा। तो भूमि के छोटे से टुकड़े पे करते हैं, आदिम तरीकों के औजारों से लकड़ी का हल होगा, दाव होगा, खुदाई करने वाली छड़ी होगी, और कृषि में परिवार के लोग ही मिलकर कृषि कार्य करते हैं। तो ये आपका प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, पूछ सकता है वो एग्जाम में क्या होती है जीविका निर्वाह कृषि। तो क्या इस प्रकार की कृषि अभी भी भारत में हो रही है? यस, हो रही है, बहुत सारे क्षेत्रों में हो रही है। पिछड़े क्षेत्र है, वन क्षेत्र है, दुर्गम क्षेत्र है, वहां पे यही तरीके से अभी भी कृषि कार्य किए जा रहे हैं बच्चा। तो इसमें बड़ा आपने नाम सुना होगा झूमिंग कृषि। झूमिंग कृषि क्या है कि एग्रीकल्चर का मॉडर्नाइजेशन तो हुआ नहीं, आधुनिकरण तो हुआ नहीं, और कृषि की उत्पादकता पे ही डिपेंड है। कोई बहुत ज्यादा आप उर्वरक वगैरह खाद का भी इस्तेमाल नहीं कर रहे, मॉडर्न मशीनरी आपके पास नहीं, तो जमीन के किसी टुकड़े को कहीं पे वन क्षेत्र होगा काट के साफ किया, 2-4 साल कृषि की, वो जैसे अनुपजाऊ हो गया, दूसरी जगह हमने काट के जला के फिर से खेत तैयार किया, फिर वहां की, फिर वहां से, ऐसे बदलते रहे। तो इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी बोलते हैं, स्थानांतरित कृषि। आज इस टुकड़े पे कर रहे हैं, 2-4 साल बाद इस पे करेंगे, फिर कहीं और करेंगे, और जला के तैयार किया जाता है। वे पेड़ पौधे थे, वहां पे वृक्ष वगैरह थे, काट दिए, जला दिया, फिर तैयार हुआ, फिर कर रहे हैं। तो उसको कर्तन और दहन कृषि प्रणाली भी बोलते हैं, और अभी भी इंडिया में और दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में इस प्रकार की कृषि होती है बच्चा। तो इस प्रकार की कृषि मानसून, मृदा की प्राकृतिक उर्वरता, फसल उगाने के लिए पर्यावरणीय परिस्थितियों की उपयुक्तता पर निर्भर करती है। इसको स्लैश एंड बर्न भी बोलते हैं। तो जैसे किसी भी खेत में कृषि कर रहे हो, उर्वरता कम हो जाएगी तो किसान उस भूमि के टुकड़े से स्थानांतरित हो जाएगा, दूसरे टुकड़े को तैयार करेगा, कृषि के लिए भूमि का दूसरा टुकड़ा साफ करता है। लेकिन इसमें कोई तकनीक नहीं है, कोई निवेश नहीं है, पारंपरिक तरीके से कर रहे हैं, तो एग्रीकल्चर का प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा इसमें नहीं है बच्चों। कहां हो रही है? देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नाम से हो रही है। जैसे असम में, मेघालय में, मिजोरम और नागालैंड में इसको झूमिंग कल्टीवेशन कहते हैं, मणिपुर में इसको पामलू कहते हैं, छत्तीसगढ़ के बस्तर में और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसको दीपा कहते हैं। यह प्रश्न बन सकता है, ये आया भी है 2-3 बार इस तरह का प्रश्न, झूमिंग कल्टीवेशन कहां होती है, दीपा क्या है, ओके, पामलू क्या है। एक मैच दे देगा, मैच दी फॉलोइंग स्थानांतरित कृषि के बारे में, कि कौन सा राज्य क्षेत्र और वहां किस नाम से जानी जा रही है। मध्य प्रदेश में वेबर और दहिया, आंध्र प्रदेश पोडू और पेंडा, ओडिशा में पामा डाबी, कोमान या बरीगा, पश्चिमी घाट में कुमारी, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, राजस्थान वाले पे क्वेश्चन आया हुआ है, वालरे या वॉल्ट्रे, हिमालयन क्षेत्र में इसी को खिल कहते हैं, झारखंड में इसको कुरुआ कहते हैं, उत्तर पूर्वी भारत के क्षेत्र में इसको झूम के नाम से जानते हैं। तो इसकी मैंने बाद में एक पूरी लिस्ट ही दे दी बच्चा आपको।
कि झूमिंग कहां कह रहे हैं, पामलू कहां कह रहे हैं, दीपा कहां कह रहे हैं, वेबर और दहिया कहां कह रहे हैं, पोडू पेंडा कहां कह रहे हैं, पामा, दाबी, कॉमन और बरीगा किसको कहां कह रहे हैं। ठीक है, कुमरा कहां कह रहे हैं, वॉलरे कहां कह रहे हैं, खिल कहां कह रहे हैं, और कुरुवा हम इसको कहां कह रहे हैं। क्या दुनिया में कहीं और भी होती है? हाँ होती है, मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में इसको मिल्पा कहते हैं, वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका का देश है, वहां कोनुको, ब्राजील के अंदर रोका, सेंट्रल अफ्रीका मध्य अफ्रीका क्षेत्र में इसको मौसले, लदांग आपने नाम सुना होगा, इंडोनेशिया, वियतनाम में इसको हम रे के नाम से जानते हैं। ये हो गई। फिर दूसरी वो प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि थी, दूसरी है गहन जीविका कृषि, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, जिसमें हम क्या करते हैं, जिन क्षेत्रों की पॉपुलेशन ज्यादा है, कृषि कार्य मतलब वहां की आजीविका का आधार है, तो आप क्या करते हो, वहां पे इंटेंस यूज करते हो जमीन का, है ना, ज्यादा पॉपुलेशन का प्रेशर है, उसकी फूड रिक्वायरमेंट को पूरा करना है। तो कहते हैं जहां भूमि पर जनसंख्या का दबाव बहुत ज्यादा होता है, इसमें जैव रासायनिक निवेश और सिंचाई का उपयोग करते हैं। चले, फिर है कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग मतलब हम मॉडर्न इन्वेस्टमेंट, मॉडर्न टेक्नोलॉजी और उस तरीके से एग्रीकल्चर कर रहे हैं, और एग्रीकल्चर हम कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, लाभ के दृष्टिकोण से कर रहे हैं बच्चा। तो इसमें आधुनिक निवेश है, जैसे अधिक पैदावार देने वाले बीज इस्तेमाल कर रहे हैं, रासायनिक उर्वरक इस्तेमाल कर रहे हैं, कीटनाशकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जैसे हरियाणा और पंजाब में जो चावल है, जो चावल की खेती पंजाब हरियाणा में हो रही है, वो किस तरीके से हो रही है, कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से हो रही है। जबकि उड़ीसा के अंदर अगर आप चावल देखोगे तो वहां जीविका गहन जीविका कृषि के रूप में हो रही है वहां पे। सॉरी बच्चों, सॉरी। फिर इसी को रोपण कृषि भी एक प्रकार की वाणिज्यिक कृषि है। रोपण कृषि के अंदर क्या करते हैं बच्चा, सिंगल क्रॉप उगा रहे हैं, सिंगल क्रॉप। भैया तो आप चाय उगा रहे हो, या आप कॉफी उगा रहे हो, ठीक है, या आप गन्ना ही उगा रहे हो। तो रोपण कृषि उद्योग और कृषि के बीच का एक इंटरफेस होता है, मतलब इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट होती है। एग्रीकल्चर खेती से उगाया, लेकिन इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए। ओके, तो इसमें ज्यादा पूंजी लगती है, श्रमिक ज्यादा लगते हैं। इससे प्राप्त उत्पादन को उद्योगों में कच्चे माल के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं। दिस इज हमारी कमर्शियल क्रॉप्स। कमर्शियल क्रॉप्स के अंदर ही आपका रोपण कृषि आ गई, प्लांटेशन एग्रीकल्चर। एक सेकेंड बच्चों। सॉरी, थोड़ा गले में खराश है आज। तो क्या क्या आ गया इसके अंदर बच्चा, चाय आ गया, कॉफी आ गया, रबर आ गया, गन्ना आ गया, केला आ गया। तो असम, उत्तरी बंगाल में चाय, कर्नाटक में कॉफी, वहां के लिए क्या एक रोपण कृषि है। तो हम जानते हैं इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए हम इनको ग्रो कर रहे हैं। फिर मिक्स्ड फार्मिंग है। मिक्स्ड फार्मिंग मतलब दुनिया ये कृषि का काफी मॉडर्न रूप है। एग्रीकल्चर भी करते हैं, और बच्चा एग्रीकल्चर के साथ साथ पशुपालन भी है। तो ये कहते हैं ये उत्तर पश्चिमी यूरोप में, पूर्वी उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी महाद्वीपों में खेत के आकार मिड साइज के होते हैं। उगाई जाने वाली फसलें यहां गेहूं, जौ, जई, मक्का, चारा वाली फसलें हो रही है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, देखो जो मैंने लिखा है, पशुपालन मिश्रित कृषि का एक अनिवार्य घटक है। समझ गए? यहां पे आप पशु है, भेड़ है, सुअर है, मुर्गी है, बाकी जो सारे पशु है, गायें वगैरह है, उनको आप यहां पे साथ के साथ कृषि के साथ साथ उन पशुपालन भी कर रहे हैं। यहाँ पे मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, मैकेनाइजेशन काफ़ी अच्छा होता है बच्चा। मिश्रित खेती की विशेषता क्या कहता है, कृषि का मशीनरीकरण है, अवसंरचना पे उच्च पूंजीगत व्यय है, रासायनिक उर्वरक है, हरी खाद के व्यापक उपयोग, और किसानों को कौशल और विशेषज्ञता द्वारा संपन्न किया जाता है। काफ़ी एडवांस फॉर्म है ये एग्रीकल्चर का, मिक्स्ड फार्मिंग। ठीक है, तो 2012 का एक प्रश्न भी है, जैसे मैंने आपको बताया था ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग मिश्रित कृषि की प्रमुख विशेषता क्या है? नकदी फसलें और खाद्य फसलें दोनों एक साथ उगा रहे हैं, एक ही खेत में दो या दो से ज्यादा फसलें उगा रहे हैं, पशुपालन और कृषि उत्पादन को एक साथ करना। आ गया ना समझ में? उपरोक्त में से कोई नहीं। बहुत सारे बच्चे इसमें जब क्लैरिटी नहीं होती तो क्या सोचते हैं, मिक्स्ड फार्मिंग है यानी कि अलग अलग फसलें उगा रहे हैं एक ही खेत में। ऐसा नहीं है।
ठीक है बच्चों। फिर आ गया डेयरी फार्मिंग। डेयरी फार्मिंग मतलब सिर्फ पशुपालन ही कर रहे हो आप, है ना। पशु और पशु के उत्पाद है, दूध के लिए, घी के लिए, दही के लिए, पनीर के लिए, और जो भी चीज वगैरह जो भी आपको बनाना है, तो इसमें भी अत्यधिक पूंजी गहन है बच्चा। अब इसमें क्या है, पशु को शेड बनाना पड़ेगा, उनके लिए चारे की व्यवस्था करनी पड़ेगी, दूध पिलाने और दूध देने वाली मशीनें, है ना, डेयरी फार्मिंग की लागत को बढ़ा देती है। पशुओं का प्रजनन कराना पड़ता है, देखभाल और पशु चिकित्सा सेवाएं, वेटनरी सर्विसेज आपको यहाँ रिक्वायर्ड होती है। तो काफी ज्यादा इसमें लेबर लगता है। कोई ऑफ सीजन नहीं, साल भर, जैसे इंडिया जैसा कंट्री जहां पे हम ज्यादातर वेजिटेरियन डाइट को ही फॉलो करते हैं, तो हमारी बहुत सारी जो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट को मिल्क से ही पूरा किया जाता है। तो कोई साल भर चलता है बच्चा दूध। अब इसमें परिवहन भी करना है, परिशीतलन भी करना है, कोल्ड स्टोरेज भी है, पाश्चराइज भी करना है, और क्योंकि बहुत जल्दी खराब होने वाला प्रोडक्ट है तो उसके लिए प्रॉपर एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। ये वाली बात है बच्चा। फिर बाजार कृषि और बागवानी कृषि। बाजार कृषि से मतलब क्या है? बाजार कृषि ऐसी है बच्चे, जितने हमारे मेट्रो सिटीज है, बड़े बड़े शहर है, उन शहरों की जो सब्जियों की रिक्वायरमेंट है, फ्रूट्स की रिक्वायरमेंट है, वो आजू बाजू के क्षेत्रों से ही वहां फुलफिल हो रही है। जैसे दिल्ली है, दिल्ली का 2.5 से 3 करोड़ पॉपुलेशन है, तो वहां दिल्ली को कहां से सप्लाई हो रही? राजस्थान बॉर्डर एरिया पे, उधर से, हरियाणा से, और उधर से यूपी से। तो वहां के किसान क्या कर रहे हैं? दिल्ली के लिए ही कृषि कार्य कर रहे हैं। तो बाजार और बागवानी कृषि केवल शहरी बाजारों के लिए सब्जी, फल और फूल जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती का विशेषज्ञ होते हैं। खेत इसमें छोटे होते हैं, शहरी केंद्र के साथ अच्छा परिवहन का कनेक्टिविटी होता है। आपने देखा होगा, अर्ली मॉर्निंग चले जाओ या रात को 2:30-3 बजे आप दिल्ली से आप हरियाणा की ओर निकलो, सोनीपत पानीपत की ओर, रात को दिख जाएंगे आपको छोटे छोटे टाटा मैजिक, और उनमें फूल गोभियां भरी हुई, गाजर भरी हुई, मूली भरी हुई, ऐसे जा रही है, खीरे भरे हुए। तो वो क्या है? परिवहन से अच्छी कनेक्टिविटी है। यह श्रम और पूंजी दोनों गहन है। ठंडे ठंडे क्षेत्रों में सिंचाई, उच्च उपज देने वाले बीज है, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स है, उर्वरक है, कीटनाशक है, ग्रीन हाउस। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों ने तो उत्तर प्रदेश में और राजस्थान में और हरियाणा का जो दिल्ली के आसपास का क्षेत्र है, वो वाइट वाइट वाले पॉली हाउस भी लगा रखे हैं, क्योंकि साल भर आपको सब्जियों की रिक्वायरमेंट रहेगी, उसी में आर्टिफिशियल कंडीशंस पैदा करके उगा लेते हो। साल भर खीरा मिल रहा है, साल भर गाजर मिल रही है, साल भर गोभी मिल रही है, भिंडी मिल रही है। कैसे? ग्रीन हाउस और कृत्रिम हीटिंग के उपयोग पर बल होता है इसमें बच्चा। और ट्रक ओवरनाइट, क्योंकि ट्रक से ये डिस्टेंस पूरी तय हो सकती है, इसको ट्रक फार्मिंग के नाम से भी जानते हैं। फिर सहकारी कृषि है बच्चा, किसानों का ग्रुप एक साथ मिलता है बच्चा, है ना, और आपस में एक सहकारी समिति बना के अधिक कुशल और लाभदायक खेती के लिए एक साथ आ जाते हैं, और उसी में फिर प्रोडक्शन करते हैं। जो कॉस्ट आता है, कॉस्ट को हटा के फिर जो बेनिफिट है उसको आपस में तय कर लेते हैं कि कितना लाभ को कैसे करना है, फर्दर इन्वेस्टमेंट में यूज करना है, कैसे यूज करोगे। दैट इज कोऑपरेटिव फार्मिंग। फिर आया शस्य प्रतिरूप, है ना। इंडिया के अंदर क्रॉप का पैटर्न क्या है? आप जानते हैं, कुछ सब्जियां है ना, कुछ फसलें हैं, जैसे चावल है, साल भर तो उग नहीं रहा, गेहूं भी साल भर नहीं उग रहा, और उसके बाद अलग अलग फसलें एक सर्टेन सीजन में उगाई जा रही है। ऑल्दो अब कुछ फसलें तो साल भर ही मिलती है, मैंने बता दिया, आर्टिफिशियल कंडीशंस में आप ग्रो कर रहे हो, लेकिन एक सीजन होता है बहुत सारी फसलों को ग्रो करने का। तो क्रॉप पैटर्न में हम यही देखते हैं कि भारत में ऋतु के अनुसार कितनी फसलें उगाई जाती है। भाई 3 फसल ऋतुएं हैं हमारे पास, एक को हम बोलते हैं रबी की फसलें, एक को बोलते हैं खरीफ की, और एक हमने जायद, स्कूल में भी पढ़ा होगा आपने। रबी की फसलें कौन सी होती है आप जानते हो? अभी जो विंटर सीजन की फसलें हैं, और जैसे ही विंटर सीजन खत्म होगा फिर आपका खरीफ, और उसके बाद आपका क्या आ जाएगा? बीच में जो बरसात वाला सीजन आएगा उसमें जायद वाला हो गया। तो ये वही चल रहा है बच्चा, तो रबी, खरीफ और जायद। तो जैसे अभी है, गेहूं का है, जौ का है, मटर है, चना है, सरसों है, ठीक है। तो ये मानसून सीजन के बाद उगाई जा रही है। फिर उसके बाद चावल है, मक्का है, ज्वार, बाजरा, तुर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली, सोयाबीन, ये सारी खरीफ में आती है। फिर आगे तरबूजे, खरबूजे, खीरे, सब्जियां, चारे की फसलें आ गई जायद। तो यूपीएससी ये पूछ सकता है कि 3-4 फसलों के नाम दे देगा, और उनमें से बोल देगा 5 फसलों के नाम दे देगा, उसमें से बोलेगा इनमें से कौन सी खरीफ की है। हो सकता है वो गेहूं को खरीफ की में डाल दे,
जौ को खरीफ की में डाल दे, चावल को रबी की में डाल दे। तो बस अपने को ये याद रखना है। ओके, तो यहां पे मैंने पूरा लिख दिया, पूरा है, ये राइस है, मक्का है, ज्वार, बाजरा, तुर है, मूंग है, उड़द है, कॉटन है, जूट है, मूंगफली है, सोयाबीन है। ये सब की सब किसकी है बच्चा? खरीफ की है। ये सारी रबी की है और ये सारी जायद की फसलें हैं। ओके, तो रबी की फसल क्या है? अक्टूबर से दिसंबर के बीच में है, और काटी कब जाती है? अप्रैल से जून के बीच में, मार्च अप्रैल जून में काट लेते हैं, मई जून में। गेहूं है, जौ है, मटर है, चना है, सरसों है, ये कुछ प्रमुख फसलें हैं। कहाँ उगाई जा रही है? जहां पे शीत ऋतु है बच्चा, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ये सब हो गया। तो जो शीतकाल में जो वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस आते हैं, पश्चिम की ओर से विक्षोभ आते हैं, इन फसलों के लिए काफी अच्छे होते हैं बच्चा। शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा इन फसलों के उत्पादन में काफी सहायक होती है। ये फिर खरीफ की फसलें, मानसून जैसे ही आपका मानसून शुरुआत होता है, मानसून के आते ही इनको बोया जाता है, क्योंकि पानी का रिक्वायरमेंट होता है चावल जैसी फसलों को। और सितंबर अक्टूबर में विंटर सीजन शुरू होने से पहले हम इसको कट कर लेते हैं। चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तुर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली, सोयाबीन, ये प्रमुख फसलें हैं इसके अंदर। ठीक है, जैसे चावल है, चावल तो बच्चा असम, पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा, धान मतलब चावल, 3 फसलें होती है, ओ, समन और बोरो। कई बार पूछ ले, ओ, समन और बोरो क्या है? ये चावल की 3 फसलें, साल भर में 3 बार कृषि कर लेते हो आप। ठीक है, कहां हो रहा है? असम, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, बिहार। वैसे तो ये चावल है, ज्यादा वर्षा और ज्यादा जल का रिक्वायरमेंट होता है, लेकिन हमने ग्रीन रेवोल्यूशन वाले बेल्ट में, पंजाब में, हरियाणा में, जहां की क्लाइमेट चावल के लिए अप्रोप्रिएट नहीं थी, किस पॉइंट ऑफ व्यू से? पानी नहीं था वहां पे, लेकिन क्योंकि सिंचाई का पूरा नेटवर्क डेवलप हो गया, तो अब हम पंजाब हरियाणा में भी उगा रहे हैं। फिर जायद आप जानते हो, ये रबी खरीफ जो ऋतुओं के बीच में जो ग्रीष्म का सीजन आता है, तरबूजे, खरबूजे, खीरे, सब्जियां, ककड़ियां, चारे की फसलें, वो सब जायद के अंदर आती है बच्चा। ये हुआ। अब कुछ फसलें, मैंने बताया था ना, कुछ फसलें भी इंपॉर्टेंट है, कुछ फसलें जिनको हम यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ सकता है। वो जैसे चावल पे क्वेश्चन पूछ ले, वो गन्ने के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है, मक्का के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या आइडियल कंडीशन है। तो ऐसी कुछ फसलों को याद रखना है बच्चा। तो ये मैं आपको बता रहा हूं, जैसे चावल पे क्वेश्चन पूछ लिया, तो चावल पे पूछेगा तापमान क्या है? 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है। आर्द्रता क्या है? 100 सेंटीमीटर से ज्यादा। लेकिन जहां सिंचाई है वहां भी हो सकती है ये। चावल उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदानों में, तटीय क्षेत्र में, डेल्टाई भागों में उगाया जा रहा है। और जहां नहरों का जाल है, नलकूप है, जैसे पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, वहां कम वर्षा वाले क्षेत्र में भी उगा लिया हमने। तो चावल की भी हमारे पास बहुत सारी बच्चा किस्में हैं, ब्राउन राइस, बासमती, जास्मीन, मोगरा है, बैम्बू राइस, वाइल्ड राइस, ब्लैक राइस, रेड राइस, सुशी राइस, व्हाइट राइस, इंद्रायणी राइस, रेड कार्गो राइस, बहुत सारी वैरायटी है। ओके, गेहूं हो गया बच्चा। उगाने के लिए इसने बोला शीत ऋतु, और पकने के समय खुली धूप की जरूरत होती है, 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए। ये हो गया गेहूं। कहां उगाया जा रहा है? 2 क्षेत्र है, उत्तर पश्चिम में गंगा सतलज का मैदान हो गया, और दक्कन का काली मिट्टी वाला प्रदेश, वहां पे भी हो रहा है, साउथ में भी हो रहा है, दोनों जगह हो रहा है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश कुछ गेहूं प्रमुख राज्य है जो गेहूं पैदा करते हैं। फिर मक्का आ गया बच्चा। मक्के की बात करें, मक्के को खाते भी है और एज ए चारा भी यूज कर रहे हैं। 21 से 27 डिग्री सेल्सियस चाहिए, खरीफ की फसल है। कुछ स्थानों पर रबी में भी उगाई जा रही है, जैसे बिहार में रबी में भी आप मक्का उगा लेते हो। अदर वैसे तो ये किसकी है? खरीफ की फसल है। तो याद रखना इस तरह के स्टेटमेंट। तो आधुनिक प्रौद्योगिकी के निवेश से उच्च पैदावार वाले बीज, उर्वरक, सिंचाई के उपयोग से मक्का का उत्पादन थोड़ा बढ़ा है। कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश मक्का के मुख्य उत्पादक राज्य है। ये देख लो, मक्का हो गया ये। ठीक है, फिर आगे ऐसे ही गन्ना। गन्ना उष्ण और उपोष्ण कटिबंध की प्रमुख फसल है। 21 से 27 डिग्री सेल्सियस चाहिए टेम्परेचर, और 75 से 100 सेंटीमीटर चाहिए इसको वर्षा। और जहां पे इतनी वर्षा नहीं है, वहां इरिगेशन से आप इसको ग्रो कर लेते हो। अनेक मिट्टियों में उगाया जा सकता है। इसके लिए बुआई से लेकर कटाई तक काफी शारीरिक श्रम की जरूरत होती है। कहाँ इस्तेमाल करते हो इसका आप? चीनी में, गुड़ में, खांड सारी उद्योग में, शीरा बनाने में इसका हम उपयोग करते हैं। तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना,
बिहार, पंजाब और हरियाणा में आप इसको यूज कर रहे हो, मतलब ग्रो कर रहे हो। फिर आया कॉटन, कपास। तो कपास का मूल स्थान माना जाता है बच्चा भारत को। अलग अलग वो है, कुछ लोग चाइना की बात करते हैं, कुछ इंडिया में भी बोल रहे हैं, तो ये भारत का भी मूल माना जाता है। शायद इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी इसका जिक्र है, आपने हिस्ट्री ज़्यादा अच्छा पढ़ा होगा मुझसे, तो इसको लेके काफ़ी वो थोड़ा सा मैंने भी इसको गूगल किया था, तो बहुत सारा था। कुछ लोग इसको चाइना के ओरिजिन का मानते, कुछ इंडिया का, कुछ वेस्ट के ओरिजिन का। तो इंडिया में भी बोल रहे हैं, एंशियंट इंडियन लिटरेचर में इसका विवरण दिया गया है। तो दक्कन के पठार के शुष्क भागों में काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इस फसल को उगाने के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा, सिंचाई और 210 दिन पाला रहित दिन और खुली धूप की इसको रिक्वायरमेंट होती है। ये हो गया। तो ये महाराष्ट्र में, गुजरात में, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इस तरह से है बच्चा। ये एक आधी फसलों को आप और मतलब आप खुद से भी कुछ अगर पढ़ोगे तो एक आधी फसलें और देख लेना, चाय के बारे में देख लेना, कॉफी के बारे में देख लेना। एग्जैक्ट तो नहीं कह सकते किस पे पूछ लेगा वो, ठीक है, वो पूछने को रबड़ के ऊपर पूछ ले, तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बस मैंने आपको बताया कि जब हम इस टॉपिक को करेंगे तो एक अप्रोच ये भी है, हम कुछ फसलों के लिए आइडियल कंडीशंस को भी देख लेंगे। ओके, तो कोई करंट अफेयर में बहुत ज़्यादा चर्चा में चल रही है, सपोज करो रेशम पे काफ़ी ज़्यादा बात हो रही है, तो रेशम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जूट पे अगर बहुत ज़्यादा बात हो रही है तो देख लेना भाई जूट के लिए आइडियल कंडीशन क्या है। चाय को लेके अगर कोई गवर्नमेंट स्कीम है या कोई इश्यू चल रहा है तो चाय के लिए देख लेना। मतलब अब बाकी किस फसल को पढ़ना है वो करंट अफेयर से भी तय होगा। तो साल भर के करंट अफेयर में ऐसी 2-4 फसलें जो आपको लग रहा है काफ़ी ज़्यादा इस बार हॉट न्यूज़ में रही है, तो उनके बारे में बस 2-2-3 पॉइंट आप लिख लेना। इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं बच्चों। तो ये हो गया हमारा इंडिया का एग्रीकल्चर और सॉइल, इंफॉर्मेटिव टाइप का ज़्यादा है बच्चा, तो मैं यही कहूँगा। तो कुछ टॉपिक के अच्छे नोट्स होने चाहिए, वो अच्छे नोट्स ही आपको एग्जाम में सेव करते हैं। ये वही टॉपिक है जिसमें आपका लिखित जानकारी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव और फैक्चुअल टाइप का ये टॉपिक था हमारा। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में। बाय बाय, टेक केयर।